नमस्कारम। अब स्टार्ट करते हैं नई सीरीज नए थिंकर्स के साथ। हमने 3 थिंकर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, 3 क्लासिकल या वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स को, अगस्ट कॉम्ट, इमैनुएल डर्कहाइम और कार्ल मार्क्स को। तो आज मैक्स वेबर पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले से ही पहली सीरीज से ही बताया है कि जब हम किसी थिंकर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका उपागम, उसका एस्पेक्ट पढ़ते हैं कि वो किस नज़रिए से देखता है चीज़ों को। ठीक है, तो मैक्स वेबर की अध्ययन पद्धति सबसे पहले हम जान लेते हैं ताकि हम, मैक्स वेबर ने कई सारे थ्योरीज दिए हैं, हम सही से समझ पाएंगे उनको। तो मैक्स वेबर की अध्ययन पद्धति क्या है? अंतःक्रियात्मक उपागम, यानी समाज नहीं है ये समाज पूरी होल सोसाइटी का अध्ययन नहीं करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। तो जो जो समाजशास्त्री एक व्यक्ति का अध्ययन करता है वो किसके अंतर्गत आएगा? अंतःक्रियात्मक उपागम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये क्या है? ये माइक्रो सोशियोलॉजिकल थिंकर है, ये मैक्रो सोशियोलॉजिकल थिंकर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है, चलो। तो मैक्स वेबर हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं कि भाई समाज क्या है? क्या है एक समाज? वो बताते हैं कि सामाजिक सत्यता है, और इसके अंतर्गत क्या आता है? सामाजिक सत्यता की सोशल रियलिटी के अंदर क्या आता है? एक व्यक्ति के सामाजिक सत्यता, समाज क्या है? वो व्यक्ति है। वो यहाँ क्या लिखना चाहते हैं? वो जस्ट ए सेकंड, ये लिखना चाहते हैं कि व्यक्ति है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि समाज क्या है? एक व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति से ही एक समाज बनता है। उनका नजरिया है, ऐसा मेरा नहीं है। और व्यक्ति क्या है? एक सामाजिक सत्यता है। तो व्यक्ति किस किस चीज का अनुभव करता है वो ये बताते हैं। वो करता है व्यक्तिगत अनुभव का। व्यक्ति के पास एक अर्थ होता है, मीनिंगफुल क्या होता है? एक मीनिंगफुल अर्थ होता है, मीनिंगफुल नॉलेज होती है। और क्या होता है? परानुभूति होती है। ठीक है, एम्पैथी बोलते हैं, सहानुभूति होती है, सिंपैथी होती है, इमोशन होते हैं, भावनाएं होती हैं। ठीक है, संवेग, ये सब क्या ये व्यक्ति के पास ही तो होता है। तो अब पता है इससे क्या हमें मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं? कि भाई व्यक्तिगत अनुभव, अर्थ, परानुभूति, सहानुभूति, भावनाएं, संवेग। तो इसलिए हम समाज का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? हम तो अध्ययन एक व्यक्ति का ही कर सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा सा अभी बेस समझ आ रहा है ना? मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं कि समाज का अध्ययन नहीं करना, अध्ययन करना है व्यक्ति का। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि व्यक्ति के पास में अनुभव होता है, उसका उसका अर्थ होता है, परानुभूति होती है, उसके साथ में सहानुभूति होती है, भावनाएं होती है, संवेग होता है। ओके, तो अब समझ आ गया ना कि मैक्स वेबर की अध्ययन पद्धति क्या है। और वो इन सब अध्ययनों को किसके द्वारा करेंगे? अंतःक्रियात्मक उपागम। अरे अंतःक्रियात्मक उपागम ये होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो क्रियाएं करता है अर्थपूर्ण रूप से, वही तो है अंतःक्रियात्मक उपागम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि समाज का अध्ययन क्या है? मूल्य मुक्त सामाजिक क्रिया है। क्या है? वैल्यू फ्री, वैल्यू फ्री क्या है? सामाजिक इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मैक्स वेबर क्या चाहते हैं कि कोई भी हम अध्ययन करें, कोई भी स्टडी करे व्यक्ति, वो वैल्यू फ्री होके करे, ज्यादा से ज्यादा। थोड़ा सा इसका आगे अर्थ समझ आएगा। तो थोड़ा आगे क्या कहते हैं मैक्स वेबर, जस्ट ए सेकंड। क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है भाई? हाइपोथेटिकल, और उसकी टेस्टिंग हो सके। अब इनकी आप कैसे बताओ? अनुभव की, अर्थ की, परानु एम्पैथी, सिंपैथी, इमोशन, संवेग की, इनकी डायरेक्ट कैसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं? ठीक है, तो वो क्या कहते हैं भाई, इनका अवलोकन कैसे करना पड़ेगा? अप्रत्यक्ष अवलोकन करना पड़ेगा, इनका इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए तो कोई विधि होगी, तभी तो हम उसका अध्ययन कर पाएंगे। तो मैक्स वेबर ने इसकी विधियां बताई हैं। और हाँ, ये ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट अवलोकन भी मैक्स वेबर वैज्ञानिक रूप से करेंगे। अरे तभी तो समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक रूप से स्थापित होगा ना। ओके, कहीं भ्रम में रहो कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है तो वैज्ञानिक नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि इन अप्रत्यक्ष विधियों के द्वारा अगर हम अब अध्ययन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? समाजशास्त्र में मूल्य तटस्थ, वैल्यू न्यूट्रलिटी, या फिर मूल्य स्वतंत्रता, या फिर वैल्यू फ्री समाजशास्त्र की स्थापना हो सकेगी। इसके द्वारा, किन विधियों के द्वारा? आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप। अभी लिखना विखना नहीं, मैं बता दूंगा कहाँ से क्या करना है, अभी केवल समझो आप ये क्या कह रहा है। तो किन विधियों से हम अध्ययन करेंगे? आदर्श प्रारूप से, आइडियल टाइप से, निर्वचनात्मक इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग से, या तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, या फिर वेस्टर्न से। ओके,
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैक्स वेबर एक क्या है, एक माइक्रो सोशियोलॉजिकल थिंकर है। ठीक है, वो व्यक्ति का अध्ययन करते हैं ना कि समाज का अध्ययन करते हैं। वो कहते हैं कि भाई समाज का अध्ययन करने के लिए ना मैं डायरेक्ट जो विधियां होती है हम उसका यूज नहीं करेंगे। बोला क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई समाज में क्या होती है, भावनाएं होती हैं, व्यक्ति के पास अर्थ होता है, इम्पैथी होती है, सिंपैथी होती है, तो इनका हम वैज्ञानिक विधि से कैसे अध्ययन कर लेंगे, प्रत्यक्ष वैज्ञानिक विधि से कैसे अध्ययन कर लेंगे? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनडायरेक्ट विधियों से अध्ययन करना पड़ेगा। और वो इनडायरेक्ट विधियां मैक्स वेबर ने दी हैं, उनका नाम क्या है, आदर्श प्रारूप, निर्वचनात्मक समझ, तुलनात्मक अध्ययन और वेस्टर्न। मैं एक एक करके इनको जैसा जहां मुझे उचित लगेगा मैं आपको ये चीजें बता दूंगा। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलो अब पढ़ते हैं उनकी पहली थ्योरी, क्या है, सोशल एक्शन। उन्होंने थ्योरी दी है, देखो सोशल एक्शन की थ्योरी दी है, आइडियल टाइप की थ्योरी दी है, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। हम 4 से 5 थ्योरी पढ़ने वाले हैं उनकी। तो आज फर्स्ट थ्योरी है सामाजिक क्रिया की, सोशल एक्शन की। उन्होंने किस बुक में दिया, इकोनॉमी एंड सोसाइटी में दिया। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ से हमारा मेन क्रक्स है, ठीक है, लिखना होगा। मैं जैसे मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो बता दूंगा कौन सी चीजें कहाँ से लिखनी है, पहले केवल केवल समझो। अब उसके बाद हम समझते हैं कि सामाजिक क्रिया है क्या। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया है क्या, इसको समझते हैं हम। तो मैक्स वेबर ने क्या बोला है कि भाई सामाजिक क्रिया के 3 तत्व होते हैं, 3 एलिमेंट ऑफ सोशल एक्शन। वो क्या क्या है, कर्ता, एक्टर होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ अर्थ होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, एक मीनिंगफुल, एक अर्थ होना चाहिए उसका मीनिंगफुल। ओके, और अन्य व्यक्ति का प्रभाव भी होना चाहिए उस क्रिया पर जो क्रिया हो रही है। तो 3 चीजों से मिलके बनती है सामाजिक क्रिया। अगर इन तीनों चीजों में से अगर एक चीज नहीं है तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। आई रिपीट, सामाजिक क्रिया कब बनेगी, कब होगी? सामाजिक क्रिया में कर्ता होना चाहिए, एक एक्टर होना चाहिए, उसका व्यक्तिनिष्ठ अर्थ होना चाहिए, उसका एक मीनिंगफुल अर्थ होना चाहिए, देन वो अन्य किसी दूसरे व्यक्ति से भी उसका प्रभावित होनी चाहिए। तब जाके वो तीनों चीजें मिलके तब क्या बनती है, वो सामाजिक क्रिया बनती है। और इसके आपको एग्जाम्पल भी यहाँ लिखे हैं, आप और अच्छे से समझ पाएंगे। क्या है, मान लो जैसे बारिश आ गई, और जाहिर सी बात है बारिश आ गई तो जिस व्यक्ति के पास छाता है, सड़क पे चल रहा है, तो उसने छाता निकाल लिया। तो अब हाँ, ये कोई अब आप कहेंगे कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक क्रिया है? नहीं। किसके अनुसार, मैक्स वेबर के अनुसार ये सामाजिक क्रिया नहीं है। दैट्स नॉट इज ए सोशल एक्शन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि केवल कर्ता ही है इसमें और व्यक्तिनिष्ठ अर्थ है, 2 ही चीजें हैं इसमें। एग्जाम्पल 1 में ए और बी 2 ही चीजों को फुलफिल कर रहा है। एग्जाम्पल 1 सी नहीं है, वो किसी व्यक्ति से प्रभावित है ही नहीं, वो तो अपने आप से प्रभावित है। लेकिन एग्जाम्पल 2 में वार्तालाप के दौरान अगर 2 व्यक्तियों में अगर कोई बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है, अगर कोई बात हो जाती है तो उसमें झगड़ा हो जाता है और उसमें लड़ने लगते हैं वो लोग, लात घूसा होने लगता है उसमें, तो वो क्या है, वो आएगी सामाजिक क्रिया के अंदर। क्यों? क्योंकि वो तीनों चीजों को फुलफिल कर रहा है। सामाजिक क्रिया के जो 3 चीजें 3 एलिमेंट बताए हैं मैक्स वेबर ने। क्यों? 2 व्यक्ति क्या है, कर्ता हो गया, उनका क्या हो गया, वो अर्थ निकाल रहे हैं, और भाई दोनों का ऐसा प्रभाव पड़ा वो लड़ने लग गए, तो प्रभाव भी तो पड़ गया है ना। अब आया समझ में? इन एग्जाम्पल की सहायता से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सामाजिक क्रिया कहते क्या है और सामाजिक क्रिया के 3 तत्व होते क्या क्या है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद वेबर ने 4 प्रकार की सोशल एक्शंस बताए हैं। ये थोड़ा सा पेशेंसली समझना पड़ेगा, बहुत ईजी है, सच मानो, बस यही समझना है और इस सामाजिक क्रिया का सिद्धांत कंप्लीट। ठीक है, तो वेबर ने 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया बताई है। पहला कौन सा है, ज्वेक रेशनल। कौन सा है पहला, ज्वेक रेशनल, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं ज्वेक रेशनल। दूसरा कौन सा है, वर रेशनल, इंग्लिश में इसको करते हैं ऐसे, और प्रभावात्मक, इफेक्टिव सोशल एक्शन। और चौथा है परंपरागत, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। जैसा भी आप जैसे भी ट्रिक बनाएं, कैसे भी करें, आपको यही क्रम में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो जैक रेशनल के बारे में क्या बताते हैं मैक्स वेबर, कि वो बताते हैं कि भाई ये उद्देश्य से जुड़ी तार्किक क्रिया होती है। क्या होती है? ये जो मैंने शब्द लिखा है ना, ये सारे के सारे शब्द मैटर करते हैं, उधर उधर मत कर देना। उद्देश्य से जुड़ी उद्देश्य से जुड़ी, ये तार्किक भी है और उद्देश्य से भी जुड़ी है। इसका मतलब क्या है,
कि साधन और साध्य, साधन भी तार्किक है और साध्य भी तार्किक है। एग्जाम्पल के लिए नौकरशाही, इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अभिप्रेरणाओं के माध्यम से करता है। क्या है भाई? नौकर कोई मान लो एग्जाम्पल दूसरा क्या है, यूपीएससी की तैयारी करना। अरे यूपीएससी कोई तैयारी कर रहा है तो उसने साधन भी तार्किक अपनाया और उसको पता है मैं यूपीएससी की तैयारी करने के बाद में मुझे ये काम करना है, तो उसका साध्य भी तो क्या है, वो भी तो तार्किक है और उसका एक उद्देश्य है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, एक अभिप्रेरणा भी है। अब समझ आया जो एक रैशनल किसको कहते हैं? उद्देश्य से जुड़ी कोई तार्किक क्रिया, उसका कोई एम है और एम कैसा होना चाहिए? तार्किक होना चाहिए। और कैसा तार्किक होना चाहिए? जिसमें साधन भी तार्किक हो और साध्य भी तार्किक हो, मीन भी तार्किक हो, रेशनल हो और एंड्स भी रेशनल हो। ओके, ये समझ आया ना जो एक रैशनल किसको कहते हैं? एग्जाम्पल भी आपको मेंशन करना है। थोड़ा सा अभी जूम है, मैं जब जूम इन करूंगा तो वहां अच्छे से समझा दूंगा मैं क्या क्या आपको मेंशन करना होगा। अभी इसको समझो केवल। वर रैशनल किसको कहते हैं? ये क्या है? मूल्य से जुड़ी तार्किक क्रिया। क्या है? वैल्यू। मूल्य क्या है यहाँ? वैल्यू। ये क्या था? ये क्या था यहाँ? उद्देश्य से जुड़ी। भाई यहाँ उद्देश्य से जुड़ी है और ये किससे जुड़ी है? ये मूल्य से जुड़ी है। ओके, इतना फर्क है इसमें। देखो कैसे समझेंगे। जैक मतलब उद्देश्य, वर मतलब वैल्यू। मैच शब्द हो रहा है ना, वर मतलब वैल्यू। तो ये किससे जुड़ी है? मूल्य से जुड़ी तार्किक क्रिया है। अच्छा, इसमें साधन तो तार्किक है। क्या है? साधन तो तार्किक है लेकिन साध्य तार्किक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अंधे को सड़क पार कराना, अगर वह सड़क पार नहीं कराता तो जुर्म थोड़ी ना था भाई। कोई जुर्म थोड़ी ना हो रहा है कि उसको दंड देगा समाज या फिर कोई कानून में दंड देगा। तो क्या है? साधन तो तार्किक है लेकिन साध्य नहीं है, यानी सांस्कृतिक मूल्यों को थोपा नहीं गया है उस पर। आया समझ? तो ये क्या है? ये मूल्यों से जुड़ी है भाई, उसके अंदर वैल्यू है पहले से, उसको पता है कि क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या गलत है, तो उसने उस तरह से उसकी सहायता कर दी। लेकिन साधन तो, और तार्क साधन कैसे तार्किक है? कि वो अंधा है, उसको दिखेगा नहीं, तो उसको सही रास्ता दिखाए, वो तो उस रूप में तार्किक हो गया। लेकिन साध्य तार्किक नहीं है, उसको क्या मिल जाएगा बताओ? उसको उसको पार कराने से कुछ मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना। लेकिन उसके अंदर वो वैल्यू है और उस वैल्यू के कारण उसको अंधे को रास्ता पार कराया। तो इसी क्रिया को क्या कह रहे हैं मैक्स वेबर? वर रैशनल सोशल एक्शन। अब तीसरी क्रिया की बात करते हैं, इफेक्टिव सोशल एक्शन, माने प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया। ये किससे जुड़ी होती है? संवेग से, भावना से। देखो प्रभाव वो लिख रहा है वहां पे, संवेग, भावना, ठीक है, उससे जुड़ी हुई क्रिया होती है। ये तार्किक नहीं है। इसमें तो जैक रैशनल में तो साध मीन्स एंड दोनों तार्किक थे। वर में मूल एक साधन तार्किक है, ठीक है, एंड तार्किक नहीं है। इसमें भैया ना तो आपका मीन है और ना एंड, कुछ भी तार्किक नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल समझ पाओगे अच्छे से। क्रोध आना, गले लगना, प्यार करना, यानी चेतना का, इसमें कॉन्शियसनेस का इसमें यूज नहीं होता, बहुत कम यूज होता है। ओके, तो ये समझ आया ना। चौथा डी, परंपरागत ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, न तार्किक है ना ही भावनात्मक। सब प्रभावात्मक वाला ये तो भावनात्मक था, परंपरागत वाला ये भावनात्मक भी नहीं है और ना तार्किक नहीं है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? नमस्कार करना, झुकना, यह परंपरा में है, चाहे पंडित की उम्र कम हो या ज्यादा हो, बट हमें उसे नमस्कार करते ही है, जनरली करते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये परंपरा चली आ रही है, वो कोई तार्किक वार्किक नहीं है, ना ही उसमें कोई भावना है, वो परंपरा चली आ रही है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रीमैप कर देता हूँ। ये सोशल एक्शन है, इन्होंने इकोनॉमी सोसाइटी में दिया है, यहाँ से आपको ये लिख कर लेना चार। और उसके बाद उन्होंने सामाजिक क्रिया के 3 तत्व बताए हैं। क्या होता है? एक सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी सामाजिक क्रिया होगी जिसमें कर्ता होगा और उसका व्यक्तिगत अर्थ होगा और वो किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होगी वो क्रिया। तो ऐसी क्रिया क्या है मैक्स वेबर के अनुसार? सामाजिक क्रिया है। मैंने एग्जाम्पल बता दी आपको। और उसके बाद में मैक्स वेबर ने 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया बताई। वो क्या बताया? एक ज्वेक रैशनल बताया। ज्वेक रैशनल माने उद्देश्य से जुड़ी तार्किक क्रिया, इसमें साधन और साध्य तार्किक होते हैं। एग्जाम्पल नौकरशाही। ओके, और इसमें व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति, खुद की अभिप्रेरणा, खुद का मोटिवेशन होता है कि मुझे ये काम करना है, तो वो कौन सी क्रिया होगी? वो ज्वेक रैशनल क्रिया होगी। ओके, और दूसरी क्रिया बताए वर रैशनल,
सामाजिक क्रिया ये क्या है, वो वैल्यू से जुड़ी होती है। इसमें साधन तो तार्किक होता है लेकिन साध्य नहीं। एग्जाम्पल बता देना है आपको, अंधे को सड़क पार कराना, ठीक है। उसके बाद में प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया, ये संवेग भावना से जुड़ी होती है, ये तार्किक नहीं होती। जैसे गुस्सा, क्रोध आना, गले लगना, प्यार करना, इसमें चेतना का सबसे कम प्रयोग होता है। और ट्रेडिशनल में क्या करना है, ये ना तो तार्किक है ना ही भावनात्मक है, ये परंपरा से चली आ रही है, परंपरा प्रथाओं से चली आ रही है। जैसे नमस्कार करना, झुकना, ये परंपरा में है, चाहे पंडित की उम्र, ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, ठीक है। ये क्लियर है ना। सोशल एक्शन किसको कहते हैं, सोशल एक्शन की परिभाषा क्या है, सोशल एक्शन के कितने प्रकार बताए हैं, और मैक्स वेबर ने अध्ययन पद्धति क्या रही है, वो सोसाइटी की होल होल सोसाइटी की स्टडी ना करके वो एक आदमी की व्यक्ति करते हैं, एक पर्सन की स्टडी करते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये विधियां दी हैं किसकी, समाज के व्यक्ति के अध्ययन के लिए, ताकि व्यक्ति के अध्ययन के माध्यम से ही समाज की स्टडी की जा सके। आदर्श प्रारूप, निर्वचनात्मक, तुलनात्मक अध्ययन, वेस्टर्न, इसको मैं आगे कराऊंगा। लेकिन ये सामाजिक क्रिया का सिद्धांत जो है वो यहीं तक कंप्लीट होता है। उसके बाद में आगे क्या है, वो कहते हैं कि समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं, अब देखो खुद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा है, खुद ही कह रहे हैं मैक्स वेबर। वो कहते हैं कि समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं वह मिश्रित रूप से होती हैं। अब ये जो चारों क्रियाएं हो रही है ना, जो रेशनल, वर रेशनल, प्रभावात्मक, परंपरागत, ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति पर्टिकुलरली एक ही क्रिया को कर रहा है। भाई जो रेशनल और वर रेशनल हो सकता है दोनों को मिक्स कर रहा हो सकता है जो रेशनल और परंपरागत दोनों को मिक्स कर रहा हो सकता है चारों प्रक्रियाओं करके कोई आदमी कोई क्रिया कर रहा हो। वो आगे यही कह रहे हैं कि कहते हैं कि समाज में जो भी क्रिया होती है ना वो मिश्रित रूप से होती है, इसलिए इनका वर्गीकरण करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैक्स वेबर ने किया, इसीलिए तो उनकी जो उन्होंने अध्ययन किया है वो व्यवस्थित रूप से बताया, इसीलिए तो समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया है मैक्स वेबर ने। उसके बाद अब सामाजिक क्रियाओं को अध्ययन करने की विधि, जिसमें से मैंने 4-5 विधि लिखाई है, उसमें से पहली विधि क्या है, वेस्टर्न। देखो इसका अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग, समझना, हिंदी में क्या है, समझना, व्याख्या करना, इंटरप्रिटेटिवनेस। वेबर ने इस अवधारणा को कहाँ से लिया, कार्ल जैस्पर्स से लिया। इसका अर्थ क्या है ये समझ लो। वेस्टर्न ना बहुत सुनोगे आप लोग, आगे चल के अगर पढ़ोगे तो हर्मेन्यूटिक्स भी आएगा, इसका भी मतलब वही होता है, अंडरस्टैंडिंग मतलब व्याख्या करना। एक ही अर्थ होते हैं इन सबके, लेकिन अलग अलग अर्थों में विज्ञान समाजशास्त्रियों ने बताया है। तो मोटा मोटा इसका अर्थ क्या है, किसी भी सामाजिक क्रिया के कारणों और प्रभावों, कॉज और इफेक्ट। भाई हम कॉज इफेक्ट की तो बात ही कर रहे हैं ना, पूरी समाज व्यक्ति क्या है, कॉज और इफेक्ट से ही तो पता चलेगा ना सोसाइटी कैसे काम करती है। तो वो कह रहे हैं कि किसी भी सामाजिक क्रिया के कारणों और प्रभावों की व्याख्या तक पहुंचने के लिए, मान लो कोई भी घटना घटित हुई है, उसकी तह तक जाने के लिए उस कर्ता के दृष्टिकोण से, यानी अपने आप को उसकी जगह रखकर, परानुभूति, ये क्या है, एम्पैथी, उस क्रिया के छिपे अर्थ को समझना होगा। तो इस पूरी लाइन का पता है अर्थ क्या है। अब कोई घटना घटित हुई तो मैं उस घटना को अपने अर्थ से नहीं देखूंगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हुई है तो मैं उस घटना को अपने नजरिए से नहीं देखूंगा। किसके नजरिए से देखूंगा, उस व्यक्ति के नजरिए से देखूंगा जिसके साथ वो घटना घटित हुई है। और उसके नजरिए से मैं कैसे देख पाऊंगा, परानुभूति के माध्यम से। परानुभूति, अब आप पूछोगे कि परानुभूति क्या होती है। परानुभूति वो होती है कि जब व्यक्ति अपने आप को उसकी जगह रख कर देखता है। मान लो मुझे दर्द हुआ है, या मेरा पैसा लुट गया है, या मेरे साथ कोई भी घटना घटित हुई है, तो मुझे जो दुख जो फील हो रहा है, मुझे दुख का अनुभव हो रहा है, वो तो मैं ही जान सकता हूँ। लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी कोशिश कर रहा है कि जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, जो दर्द फील कर रहा है, मैं भी अपने आप को रख के उसकी जगह देखूं कि उसको कैसा फील होता है। तो उसके नजरिए से ही उस घटना की व्याख्या करना। ओके, तो उसको ही मैक्स वेबर ने क्या कहा है, वेस्टर्न कहा है। और नैतिकता में इसको परानुभूति कहते हैं, लेकिन समाजशास्त्र की भाषा में इसको क्या बोला है, वेस्टर्न कहा है। अब मतलब समझ आ गया ना। इसलिए पहले इसका अर्थ एक ही लाइन में मैंने आपको बताया था कि इसका अर्थ क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग। क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग, समझना, व्याख्या करना, इंटरप्रिटेटिवनेस। ओके, वेस्टर्न का मतलब समझ आ गया। चलो अब इसी के माध्यम से अब समझ आया वेस्टर्न का, वो उन्होंने ये इस विधि का इजाद क्यों किया। इस विधि का इसलिए इजाद किया है कि इस विधि के माध्यम से तो व्यक्ति के वो देखो अनुभव, अर्थ, परानुभूति, सहानुभूति, भावना, संवेग का अध्ययन कर सकता है। भाई समाजशास्त्र में
कोई माप मीटर तो नहीं है, ऐसा कोई मीटर तो नहीं बनाया है कि भैया उसकी भावनाओं को चेक कर लो, उसकी धड़कन और इन सब चीजों को पता कर लो कि उसकी उसकी जो इमोशंस है वो किस बारे में और कहाँ तक सोच रहे हैं। मैक्स वेबर ने इसलिए इस विधि का इजाद किया, किसका? वर्स्टेन का इजाद किया, ताकि व्यक्तिगत अनुभव से, अर्थ से, परानुभूति सहानुभूति का वो अध्ययन कर सके। कैसे? परानुभूति के माध्यम से, उसकी व्याख्या करके, अपने आप को उसकी जगह रखकर। अब क्लियर है ना कि वर्स्टेन किसको कहते हैं? चलो, अब उसके बाद मैक्स वेबर ने 2 प्रकार के वेस्टर्न बताए। एक तो एक्चुअल बताया, एक्चुअल का प्रयोग कहाँ होता है? एक्चुअल वेस्टर्न का प्राकृतिक विज्ञान में। अरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल साइंस, वहाँ क्या होता है? वो एक्चुअल वेस्टर्न है। और जो समाजशास्त्र में जिस वेस्टर्न का यूज होता है उसको क्या बताया? आर्किलेंडस। ये क्या है? व्याख्यात्मक है। ये क्या नाम है? आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल और आर्किलेंडस। मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मोस्टली लोगों को नहीं शायद पता होगा, लेकिन मैंने तो नहीं पढ़ा है किसी से। तो क्या है? 2 प्रकार के बताए हैं, एक्चुअल है और आर्किलेंडस है। इसका प्रयोग प्राकृतिक विज्ञानों में होता है और आर्किलेंडस का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों में होता है। और इसका यूज मैंने आपको कैसे बताया? निर्वचनात्मक समझ के माध्यम से, डीप अंडरस्टैंडिंग या डीप इंटरप्रिटेटिवनेस के माध्यम से, और अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखना। ओके। उसके बाद क्रिटिसिज्म, इस सिद्धांत का क्रिटिसिज्म किया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कम से कम 3 थिंकर्स की फिलोसफी डालनी होगी आपको। तो ओवेल कहते हैं कि वेस्टर्न की सीमित संभावना है। यार हर चीज में थोड़ी ना वेस्टर्न घुमाया जाएगा। ओके। अब मान लो कि ओवेल ने खुद ही बताया कि प्रभावात्मक जो सामाजिक क्रिया है, जो इफेक्टिव सामाजिक क्रिया है, उसमें उसका कैसे परीक्षण कर सकते हैं? ठीक है, कोई 2 लोग कपल्स हैं, उनके अंदर कैसी चीज है, क्या चल रहा है, कैसे मतलब कैसे उसको समझ सकते हैं? ठीक है, तो हर चीज का हम परीक्षण नहीं कर सकते हैं वेस्टर्न के माध्यम से, वो यही कह रहे हैं ओवेल। उसके बाद वैल्यू फ्री समाजशास्त्र बहुत मुश्किल है। मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं? देखना कि मैक्स वेबर कह रहे हैं कि भाई हमें खुद की, जो हमारा खुद का नजरिया है, उस नजरिए से बाहर निकलना है। हमें दूसरे के दृष्टिकोण से समाजशास्त्र का अध्ययन करना होगा। अब मान लो मैं हूं और कोई सामने वाला व्यक्ति है, मैं उसको जानता हूँ कई कई सालों से, और उसके साथ कोई घटना घटित हो गई, तो जब मैं उसका अध्ययन करने जाऊंगा ना उस व्यक्ति का, हो भाई 1 2 3 अर्थ तो मैं उसके अपने अनुसार लगाऊंगा कि इसके साथ जो घटना हुई है ना, हो सकता है इसकी गलती ना हो, लेकिन थोड़ी तो गलती इसकी हुई होगी। तो फिर मैं कैसे अपने आप को मूल्य फ्री कर पाऊंगा, कैसे वैल्यू फ्री रख पाऊंगा अपने आप को उसके अध्ययन करने के लिए? तो ओवेल यही कह रहे हैं कि मूल्य फ्री समाजशास्त्र भाई बहुत मुश्किल है। अब समझ आया कि वैल्यू फ्री का अर्थ क्या है, जो मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। उसके बाद गुरनाथ मंडल भी यही कह रहे हैं, समाज शास्त्र में मूल्य तटस्थता। अरे वैल्यू फ्री या वैल्यू न्यूट्रलिटी एक ही बात है। वैल्यू न्यूट्रलिटी और वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिवनेस, भाई मिथक है, ये अपने आप में झूठ है, ये हो ही नहीं सकता है। पार्सन्स क्या कह रहे हैं? अगर मैं आगे पढ़ाऊंगा पार्सन्स का, बस यहाँ यही समझ लो, क्योंकि दिल्ली में पैटर्न वेरिएबल, ये थोड़ा सा बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है बताने का। तो बेबर ने डेलिमा की चर्चा नहीं की। पार्सन्स क्या कह रहे हैं कि बेबर ने डेलिमा की चर्चा तो की नहीं, क्योंकि पार्सन्स ने इसके लिए पैटर्न वेरिएबल से निदान किया था। अरे जहाँ डेलिमा आता है सोसाइटी में, उसके निदान के लिए पार्सन्स ने क्या बोला कि पैटर्न वेरिएबल से इस डेलिमा का निदान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ तो मैक्स वेबर ने किया ही नहीं। ठीक है, तो ये हुआ इनका सिद्धांत कंप्लीट। क्वेश्चन क्या है? वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें 250 वर्ड्स और वेस्टर्न। तो पहले इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे? 250 वर्ड्स वाले को पहले, सबसे पहले क्या करेंगे? वेबर का हम क्या लिखेंगे? सामाजिक क्रिया की परिभाषा लिखेंगे वेबर की। उसके बाद पहले नंबर पे, उसके बाद वेबर का नजरिया लिखेंगे, उपागम लिखेंगे, वेबर का उपागम कैसा है। ओके, उपागम कुछ लाइनों में। उसके बाद फिर हाँ, सामाजिक क्रिया के प्रकार बताएंगे, सामाजिक क्रिया के प्रकार बताएंगे चारों। विद एग्जाम्पल आपको हर आंसर में देना होगा भाई। ठीक है, उसके बाद 4 थिंकर्स के इनकी क्रिटिसिज्म करेंगे। 5 में क्रिटिसिज्म करने के बाद सार बताएंगे, सारांश में आपको लिखना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म के बाद भी हाँ, मैक्स वेबर का समाजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने समाज को एक सूक्ष्मतम दृष्टि से देखने के लिए
बहुत ज़्यादा उन्होंने समाजशास्त्र में योगदान किया और उन्होंने बताया कि समाज में इस तरह से भी व्यवस्थाएं होती हैं और व्यक्ति इस तरह से भी काम करता है सोसाइटी में। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न है और उसके बाद थोड़ा-सा इसके बाद मैं एक बार फिर से आपको इन ज़ूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। जस्ट पॉज़ कर लेना, देखते रहना क्योंकि मैं पीडीएफ वीडीएफ और टेलीग्राम का चक्कर अभी नहीं मैंने डाला नहीं है। तो ये थोड़ा-सा ये पॉज़ है, ये देख लेना यहाँ तक। उसके बाद सामाजिक क्रिया, यहाँ से आपको यहाँ तक आ जाएगा। देन उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक देख लेना। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत में और प्लेलिस्ट में अगर किसी ने थिंकर नहीं किए हो तो वो देख लेना और आंसर प्लीज लिख के देखना। कुछ दिन में मैं लिख के दिखाऊंगा आपको कैसे मॉडल आंसर लिखा जाता है। ठीक है, खुश रहिए, बने रहिए। जय हिंद।